हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से आए हुए हैं और जेईई मेन 2021 जुलाई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ठीक है, और बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस पूछे गए थे, बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो एक एक करके लगाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी खूब अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर लॉग बेस 5 लॉग बेस 4 लॉग बेस 3 और ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ए कॉमा बी, इसका डोमेन ए कॉमा बी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो उसका जो डोमेन है वो a कॉमा बी है, पहले उसका डोमेन निकालना है और फिर उसके बाद a और b की वैल्यू यहाँ रखनी है और देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डोमेन का यूज किया गया और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। डोमेन से a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर a और b की वैल्यू रख करके और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो और देखो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, तो देखो इसका डोमेन कैसे निकलेगा पहले ये देखो। तो इसका डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। लॉग बेस क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 5 लॉग बेस 4 लॉग बेस 3। तुम लोगों को मैंने जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें इस तरह के ढेर सारे लॉग जब लगे रहते हैं तब कैसे हम लोग डोमेन निकालते हैं इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बता रखा है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट वाले लॉग पर हम ध्यान करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देना है। ठीक है, तो लॉग बेस 4 लॉग बेस 3 ये डोमेन निकालना है। पहले इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना है और फिर इसके बाद ए और बी की वैल्यू जब आ जाएगी तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है, दिख तो बड़ा रहा है मगर है बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखो अब ये हो गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉग बेस 5 के अंदर, लॉग के अंदर कुछ भी होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये ग्रेटर देन 0 हो गया है। अब यहाँ पर लॉग बेस, अब ये देखो सबसे लेफ्ट में लॉग बेस 4 है। अब इस लॉग बेस 4 के बाद ये लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है ये भी तो आखिर लॉग के अंदर लिखा हुआ है। तो लॉग के अंदर कुछ ये लिखा हुआ है, सबसे लेफ्ट वाले लॉग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये ग्रेटर देन 0 तो होना ही है। साथ साथ एक चीज और, यहाँ पर बेस 4 लिखा हुआ है तो 4 पावर 0 जाएगा। देखो लॉग सी बेस ए अगर ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है तो सी ग्रेटर देन ए टू द पावर बी कर देंगे अगर ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो। ये लॉग का रूल है कि लॉग सी बेस ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है तो सी ग्रेटर देन ए टू द पावर बी लिख देंगे। यहाँ पर देखो सिर्फ लॉग लिखा हुआ था, यहाँ पे कोई ग्रेटर देन 0 तो लिखा नहीं हुआ था, तो लॉग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन 0 पहले किया। ठीक है, अब यहाँ पर इनइक्वालिटी आ चुकी है, तो अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें बेस की पावर ये करना पड़ता है। यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लॉग लगा हुआ है, मतलब लॉग का रूल लगाओगे, लॉग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसे ग्रेटर देन 0 कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लॉग का रूल लगा, मगर यहाँ पर ये जो बेस है बेस की पावर ये भी कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ठीक है, माइनस 77 ये ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 1 हो गया। अब तुम कहोगे नहीं सर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए ग्रेटर देन 1, क्योंकि 4 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो 4 है ये 1 से अधिक है, इसलिए ये रूल लगा। ठीक है, 4 पावर 0 इज इक्वल टू 1। और अगर तुम कहोगे नहीं सर ये ग्रेटर देन 0 भी लेना चाहिए, ये भी केस लेके चलना चाहिए आगे, तो भाई जब ग्रेटर देन 0 लोगे और ग्रेटर देन 1 आ चुका है, तुम इसको आगे बढ़ा रहे हो, तो जब ये ग्रेटर देन 1 हो ही चुका है तो ग्रेटर देन 0 तो है ही भाई, ये 1 से तो अधिक है ना, तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, तो ग्रेटर देन 0 लिखने का क्या फायदा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया एक नंबर जो है वो 5 से बड़ा है और वही नंबर 10 से भी बड़ा है, तो हम अगर उस नंबर को 10 से बड़ा लेके चल रहे हैं तो ग्रेटर देन 5 लेने की कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 10 तो कर ही रहे हैं ना हम। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसे ग्रेटर देन 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम इसे ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं अब, है ना। और बेस की पावर ये हमेशा याद रखिएगा, और ये मैंने फंक्शन में लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक टॉपिक में पढ़ा रखा है। ठीक है,
और इसी तरीके से यहाँ पर देखो c लेस देन a पावर b हो जाता है अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो ये जो ग्रेटर साइन है वो लेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा फंक्शन चैप्टर में, अरे फंक्शन चैप्टर में लॉगरिथमिक टॉपिक में। फिलहाल अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 पावर 1 मतलब 3। अब हम इसे सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे ये ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद सॉल्व क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, हम सब कुछ उधर ले जा रहे हैं, और प्लस 80 लेस देन 0, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये जो तीनों टर्म्स दिख रहे हैं ना, इन तीनों को मैं राइट में ले जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 77 प्लस 3 लेस देन 0, करेक्ट। अब यहाँ से कितना जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 8 और x माइनस 10 इज लेस देन 0। देख लो सही है, फैक्टराइज कर लेते हो ना, इसको 8 प्लस 10 करके अपना कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से आ गया कि भाई 8 और 10 के बीच में, ठीक है, ये इस तरह से, तो लेस देन 0 कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 8 से 10 के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो डोमेन है वो हमारा 8 to 10, ठीक है। तो डोमेन हमारा कितना आएगा, डोमेन आ गया 8 से 10। तो डोमेन हमारा 8 से 10 आ रहा है क्योंकि ये लेस देन 0 होना चाहिए इसे डिफाइन होने के लिए। जो ये लॉगरिथमिक लिखा हुआ है इसको डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू 8 से 10 के बीच में जानी चाहिए। तो डोमेन 8 से 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 10 है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो डोमेन निकाल करके हमने सबसे पहले a और b की वैल्यू पता लगा ली। a की वैल्यू 8 आ रही है, b की वैल्यू 10 आ रही है। अब आगे देखो, तो इस क्वेश्चन अब इसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यही है ना क्वेश्चन, देखो ये इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसको मैंने आगे लिख रखा है। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 10 तुम्हें मिल चुकी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, देखो i बराबर सबसे पहले 8 से 10 लिखो, साइन क्यूब x अपॉन साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब कितना 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहला a और b की वैल्यू हमने इसमें रख दिया। अब इसे सॉल्व करना है, तो अब इसे प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी, तुम्हें याद है कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहिए, है ना। आप लोगों को जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो a टू बी एफ एक्स डी एक्स और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज करके जरूर देख लिया करो, ठीक है। तो इससे आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर इस प्रॉपर्टी का फायदा हुआ तो ठीक, नहीं फायदा हुआ तो भी ठीक, कि हमें क्या करना है इसका आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो फिलहाल a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो साइन क्यूब कितना आएगा 18 माइनस एक्स, भाई a प्लस बी माइनस एक्स जहाँ x है वहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी का तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। और नीचे कितना जाएगा साइन क्यूब 18 माइनस एक्स और प्लस साइन क्यूब 18 माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो देखो जब प्रॉपर्टी का यूज करना, ये चीज जरूर ध्यान रखना कि a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं क्या करना है। ये प्रॉपर्टी लगाए और ये, ठीक है। और इसके बाद हमें इन दोनों को ऐड ही करना होता है, सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, डिवाइड कर नहीं सकते, आप लोगों को सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। तो जब ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना आएगा 2i बराबर 8 to 10 और ये कट वट कर 1 dx आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जुड़ गया, जुड़ करके कट गया, ठीक है। और ये बन गया हमारा कितना, ये बन जाएगा x और अब तो आ चुका है, ठीक है, बराबर 10 माइनस 8, ठीक है। तो 2i बराबर 10 माइनस 8, i बराबर 1 इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1। समझ में आ रही बात? तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना अच्छे से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ है इसमें, और रिवीजन भी हो गया है तुम्हारा कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं और प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये -π/2 से +π/2 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट ऑफ साइन x, ठीक है। इसमें केसेस खूब बना सकते हो आप लोग, पर यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा बिना केसेस बनाए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
और ब्रैकेट जो है GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये लिखा हुआ है, अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले वही प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जब यूज करोगे तो ये कितना बनेगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ a प्लस बी, और a प्लस बी जीरो हो जा रहा है, तो a प्लस बी माइनस एक्स जब रखोगे तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस एक्स आ जाएगा। करेक्ट, ये हो गया। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, अब इसके बाद तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2i बराबर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। इन दोनों को ऐड करो, ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, एक तरफ ये हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, और दूसरी तरफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स और प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस साइन एक्स। करेक्ट, तो ये बन गया। तो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज किया a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, है ना, जहां जहां x है वहां a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, और फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये बन गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या करोगे, अब या तो तुम केसेस वेसेस बना करके सॉल्व करो, भाई तुम्हें याद हो आ रहा हो, और तुम्हें केसेस ही बनाने होते ना तो तुम यहीं से कर लेते भाई, माइनस पाई बाई टू से फिर तुम माइनस वन तक आते, फिर माइनस वन से जीरो, फिर जीरो से वन, फिर वन से पाई बाई टू, ऐसा तुम करके सॉल्व करते। तो केसेस कैसे बनाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ा ही रखा है, पर यहाँ पर केसेस आप नहीं बनाओगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, और इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, इसकी वैल्यू या तो माइनस वन होती है या तो जीरो होती है, दो में से एक ही होगा। ठीक है, देखो ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जीरो होती है व्हेन x बिलोंग टू सम इंटीजर। अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर ले लोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। हाँ, तो अगर ये जीरो ही जीरो होने वाला है तब तो जीरो ही आंसर होगा, और अगर x जो है वो इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू माइनस वन आती है। अगर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर तो इसकी वैल्यू माइनस वन आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.5 का ब्रैकेट, 2.5 ब्रैकेट और प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस 2.5, जैसे मान लीजिए ये, तो ये 2 प्लस माइनस 3 और इसकी वैल्यू माइनस वन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और वहीं पर अगर यहाँ पे ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस 2 लिखते तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाता। फिलहाल इसकी वैल्यू या तो माइनस वन होगी या तो जीरो होगी। अगर जीरो जीरो है, इंटीजर पर जीरो जीरो लेते हो तो जीरो जीरो, फिर तो जीरो ही हो जाएगा, और अगर माइनस वन है, कुछ जगहों पर ये जीरो हो रहा है और कुछ बहुत जगहों पर ये माइनस वन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम जगहों पर नॉन इंटीजर है। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में इंटीजर तो बहुत थोड़े हैं भाई, माइनस वन, जीरो और वन, हाँ, पर नॉन इंटीजर तो बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, तो नॉन इंटीजर भी अगर है तो इसकी वैल्यू माइनस वन आएगा। ठीक है, और उधर कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो उसी में से उसी को घटा दे रहे हो तो यार जीरो आ जा रहा है, 2i बराबर जीरो। सॉल्व कर क्या करोगे, इसी में से इसी को घटा रहे हो, है ना। और ऐसे ही ब्रैकेट साइन एक्स के लिए, ब्रैकेट साइन एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस ऑफ ब्रैकेट, अरे माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट, भाई साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर है और माइनस साइन एक्स भी ब्रैकेट के अंदर है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये माइनस वन नहीं आएगा, तो जब जीरो आएगा तो जीरो है ही ये। ठीक है, मगर जीरो नहीं भी आ रहा है तो ये क्या आएगा, माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये माइनस वन, तो ये जीरो, 2i बराबर जीरो, तो i बराबर जीरो, इसका आंसर जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर ये तुम नहीं करोगे, ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हें नहीं पता होगी, ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू जो माइनस वन लिख रहे हैं, अगर ये नहीं पता होगा तो तुम्हें फिर यहाँ से फिर सॉल्व करना पड़ेगा पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस तरह से केसेस बना करके, और इसके बारे में मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बता रखा है तुम्हें। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा करके वहाँ पर है। ठीक है, तो फिलहाल ये भी तुम्हें समझ में आ गया, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे हमारा एक और क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को लिए हुए है, और पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। देखो, अगर a से a प्लस एन टी तक अगर आपको किसी पीरियोडिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिसका पीरियड कैपिटल T के बराबर है,
अगर a से a प्लस एन टी तक अगर आपको किसी पीरियोडिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो अपना नेचर बार बार रिपीट करे, ठीक है, तो उसे आप लोग ऐसा लिख सकते हो 0 से एन टी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सेम क्वांटिटी माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जो अलजेब्रिक एरिया इधर आएगा वही बाद में भी आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसे इधर शिफ्ट कर सकते हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सेम क्वांटिटी माइनस करने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप a प्लस एन टी और a लिखा हुआ ऊपर नीचे a माइनस कर दिया, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और एफ एक्स का पीरियड कैपिटल टी के बराबर है, तो इसे आप n इंटू 0 से टी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये है पीरियोडिक फंक्शन की सबसे मेन प्रॉपर्टी। तो अगर जैसे मान लीजिए 0 से 1 में भाई किसी फंक्शन का पीरियड अगर मान लीजिए 1 है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 1 है, लेट्स सपोज दैट किसी फंक्शन का पीरियड है ना 0 1 2 3 4 5 6, तो आप तुमसे कोई कह दे कि जो है 0 से 6 तक आप इसे इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, तो आप 6 टाइम्स ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 के बराबर है और 0 से 6 तक आपको इंटीग्रेट करना हो, तो आप 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन कर लो और डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद उसका 6 गुना कर लो, बात वही हुई। तो 0 to 6 को 0 से 1 का 6 टाइम लिख सकते हो, वही लिखा हुआ है n इंटू 0 से t। तो जो एक पीरियड में जो आंसर आएगा ना 0 से t में जो वैल्यू आएगी उसका 6 टाइम्स है ना, तो 0 से t में जो आंसर आएगा उसका n टाइम्स, यहाँ पे nt लिखा हुआ है ना, तो n टाइम्स ऑफ 0 से t, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा 0 से 2 6 लिखा था, तो 6 टाइम्स ऑफ 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और इस प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तुम्हें कहा गया है कि a की वैल्यू बताओ और e टू पावर x माइनस ब्रैकेट x dx बराबर 10 माइनस 9 के बराबर दिया हुआ है। तो फ्रैक्शनल x के बारे में x माइनस ब्रैकेट x जो है ये वास्तव में फ्रैक्शनल x के बराबर है और फ्रैक्शनल x का जो पीरियड होता है वो 1 के बराबर है, ठीक है। फ्रैक्शनल x बार बार अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, तो इसका जो पीरियड है वो 1 के बराबर है। हाँ, तो अब हम इसको क्या, अब भाई ठीक है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए तुम्हें कि भाई ये क्या पूछा गया है, मगर 0 से a लिखा हुआ है और अपर लिमिट की वैल्यू निकालनी है और a के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है ना। तो भाई क्या करोगे, खुद सोचो कैसे आगे बढ़ोगे इसमें। तो हम a को क्या मान लेंगे, a को n प्लस एफ मान लेंगे, ठीक है, n प्लस एफ मान लेंगे। n प्लस एफ क्यों मानेंगे, क्योंकि भाई a जो है इंटीजर है कि नहीं है हमें तो ये नहीं पता, तो हम a प्लस एन a बराबर n प्लस एफ इसलिए मान लेंगे क्योंकि वो किसी, और ये जो n है कोई इंटीजर है, तो किसी इंटीजर में कुछ कोई फ्रैक्शनल पार्टी जोड़ करके ही तो a बना होगा। जैसे मान लीजिए 2.5 है a की वैल्यू, ठीक है, तो हम अगर a बराबर 2.5 है तो a को हम 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लिख रहे हैं, हाँ, ताकि अच्छे से एनालिसिस हो जाए, क्लियर। तो चलो a को हमने मान लिया n प्लस एफ, अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो 0 से n प्लस एफ, ठीक है। अब इसके एनालिसिस करना आसान होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 माइनस 9 दे रखा है, करेक्ट। अब 0 से n प्लस एफ है और पीरियोडिक फंक्शन में 0 से n प्लस एफ लिखा हुआ है, 0 से n, ठीक है। इस तरह से बहुत चीज़ें हमने सॉल्व कर रखी हैं। जब मैंने तुम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो उसमें जब पीरियोडिक फंक्शन का मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने तुम लोग को बता रखा है कि पीरियोडिक फंक्शन में a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये वाली प्रॉपर्टी a टू b एफ एक्स डी एक्स जनरली इसका बहुत यूज होता है, a टू c एफ एक्स डी एक्स और प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। याद आया, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां पर क्या करेंगे, 0 से n e टू पावर फ्रैक्शनल x dx, ठीक है, और फिर n से n प्लस एफ तक e टू पावर फ्रैक्शनल x dx। यहां तक तो क्लियर हो गया ना, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, तुम लोग क्या टेंशन है यहाँ पर, बस अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, a बराबर n प्लस एफ ले लिया और बस हम थोड़ा सा फैला के लिख रहे हैं और x माइनस ब्रैकेट x को हमने फ्रैक्शनल x लिख दिया है, अभी तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। देखो बच्चों, फ्रैक्शनल x का जो पीरियड है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो n लिखा हुआ है इसको n इंटू 1 तो एज्यूम कर ही सकते हैं हम लोग, तो हम 0 से 1 लिख सकते हैं, ठीक है,
और n को बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैंने तुम लोग को बताया था ना पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, तो n को बाहर निकाल के 0 से t fx dx है ना। तो चूंकि फ्रैक्शनल x का पीरियड 1 है तो e पावर फ्रैक्शनल x का पीरियड भी 1 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। e की पावर या लॉग करने का या पूरे पर ब्रैकेट लगा देने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन पे। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो लॉग साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई ही होगा, ब्रैकेट साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा, e टू द पावर साइन एक्स है उसका भी पीरियड जो है 2 पाई ही होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एक्स का जो पीरियड है वो 1 के बराबर है, तो e टू द पावर फ्रैक्शनल एक्स का जो पीरियड होगा वो भी 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, n इंटू 1 एज्यूम करके n को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, 0 टू n t fx dx बराबर n इंटू 0 टू t fx dx, ठीक है। हाँ, तो n को n इंटू 1 एज्यूम करके 1 को इधर रखा और n को बाहर कर दिया, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, n से n प्लस f लिखा है, इसको 0 से f लिख सकते हैं ना। देखो ये भी मैंने इसमें बताया था, ऊपर नीचे a माइनस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता पीरियोडिक फंक्शन में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 0 से f n n माइनस कर दिया और e टू द पावर फ्रैक्शनल x। अब ये सॉल्व हो चुका है काफ़ी हद तक, ठीक है, बराबर 10e माइनस 9। अब इसके बाद देखो क्या करना है, 0 से 1 अगर x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू x के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर n इंटू 0 से 1 e टू द पावर x dx और उधर 0 से फ्रैक्शनल की वैल्यू, भाई कोई भी फ्रैक्शन लोगे तो 0 से 1 के बीच में तो होगा ही, ठीक है। तो 0 से f e टू द पावर x, यहाँ पर फ्रैक्शन साइन अब हट जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा, n e पावर x फ्रॉम ये 0 टू 1 और इधर e टू द पावर x 0 टू f, ठीक है। हाँ, तो चलो अब इसको और इजी कर लेते हैं हम लोग। 10e माइनस 9 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू ई माइनस 1 है ना, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 और इधर कितना आएगा e टू द पावर f माइनस 1, ठीक है, बराबर 10e माइनस 9। कंपेयर करके आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, n इंटू ई प्लस e टू द पावर f माइनस n माइनस 1 बराबर 10e माइनस 9। जरा कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो कितना आएगा 10e माइनस 9। अब तुम्हारे ऊपर है, अब कंपेयर करो n बराबर 10 पा जाओगे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर। और e टू द पावर f माइनस n माइनस 1 बराबर माइनस 9, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस 9 के बराबर होगी। मतलब e टू द पावर f माइनस 10 माइनस 1 बराबर माइनस 9, e टू द पावर f बराबर कितना हो जाएगा 2 के बराबर, या f बराबर ln2, ठीक है, ln2। तो f और n दोनों पता चल गया, a बराबर n प्लस f तुमने मान रखा था तो a बराबर 10 प्लस ln2 इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 10 प्लस ln2, करेक्ट। तो 0 टू a e टू द पावर x माइनस ब्रैकेट x dx की वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है, और उसको फिर 10e माइनस 9 से कंपेयर करना था। और जो a की वैल्यू हमने n प्लस f लिया था, n की वैल्यू भी आ जा रही है, f की वैल्यू भी आ जा रही है, बस हमारा आंसर 10 प्लस ln2, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, डेफिनिट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे ये पूछा गया है। क्या लिखा है देखो, इफ fx बराबर x प्लस 1 देन फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n f0 प्लस f5 बाई n प्लस f10 बाई n, ऐसे करते हुए आगे चलता चला गया और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इसको लिखना है। तो चलो इसको मैंने तो लिख ही रखा है, अब इसे सॉल्व कैसे करें देखो। सबसे पहले इसे हम सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब वो जो समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा लगा दिया और 1 बाई एन एफ, यहाँ पर 5 आर बाई एन, तुम लोग याद होगा आर बाई एन को हम लोग एक्स लिखते हैं ना। और आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है जरा चेक करो, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 n माइनस 1 जा 5 इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 है ना, ऐसे करके, ठीक है। और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, करेक्ट। बस जैसे ही तुम इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हो समेशन वाले फॉर्म में, सिग्मा वाले फॉर्म में, तो फिर उसके बाद तुम्हें 1 बाई एन दिखाई दे जाता है, r बाई एन दिखाई दे जाता है, फिर उसके बाद बड़े आसानी से तुम लोग सॉल्व कर लेते हो। और ये मैंने तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है
लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां पर लिख देंगे, और अब यहां पर लिमिट नहीं लगाएंगे, सीधा हम इसे इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा dx और ये बन जाएगा x, ठीक है। तो ये बन जाएगा f ऑफ 5x dx, ठीक है। और लोअर लिमिट इन दोनों में आप n से डिवाइड कर दो। अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे लिखते हो, इसमें आप n से डिवाइड कर दो, यहां लिख दो, इसमें n से डिवाइड कर दो, यहां लिख दो। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n इनफाइनाइट के पास है, तो 0/n लोअर लिमिट के लिए इसमें n से डिवाइड कर दो, 0/n, 0 तो वैसे ही 0 है बेचारा, n से डिवाइड करके और 0 बन गया, ठीक है। और n-1/n, तो n-1/n को 1-1/n बराबर 1-0 बराबर 1 लिख सकते हो ना, ऐसे। तो ये जो ऊपर है इसमें जब n से डिवाइड करोगे और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो ये 1 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ना, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उसको पहले हमने समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा और r/n को x कर दिया और 1/n को dx कर दिया। ये सब सेट रहता है 1/n और r/n, ठीक है। चलो फिलहाल इसकी वैल्यू निकालनी है, और fx की वैल्यू तो x+1 दे रखी है ना क्वेश्चन में, तो 0 से 1 5x+1 हो जाएगा, ठीक है। भाई क्वेश्चन में fx बराबर x+1 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 5x बराबर 5x+1, करेक्ट है ना। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 5x² 2 और प्लस x फ्रॉम 0 से 1, जल्दी से वैल्यू रख दो इसके अंदर, ये आ जाएगा 5/2 + 1 है ना, -0 है ना। तो कुल मिला के ये 7/2 इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो 7/2 इसका आंसर फाइनल, हाँ। तो इसका आंसर 7/2 कहीं है, हाँ ये है 7/2, ठीक। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट सीरीज से कैसे संबंधित है वो वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। देखो आप लोग ना जब भी चैप्टर पढ़ो तो उसमें हर चीज पढ़ो। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक एकदम बेसिक है कि आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन डेवलप कैसे हुआ, इनफाइनाइट सीरीज कैसे जोड़ी गई, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे बनाया गया, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से कैसे अलजेब्रिक एरिया हम लोग निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो एकदम बेसिक बेसिक ये सारी बातें हम लोग को पता होनी चाहिए। भाई एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन रख देगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इवैल्यूएट -π/4 से π/4 dx अपॉन 1 + e⁻x cos x sin 4x + cos 4x, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताओ, अच्छा तुम लोग इतना मैंने बताया था, तो अब बताओ सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, जल्दी बताओ। हाँ, a + b - x। भाई इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं लगा करके, नहीं लगे, अगर मान लो ये प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी, कुछ और करना होगा, तो कम से कम पता तो चलेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पा रहे हम लोग। तो जहां जहां x है वहां वहां a + b - x रखाओ। तो a + b जब a + b - x रखोगे तो e⁻ यहाँ पर -x, यहाँ पे -x, cos -x बराबर cos + x, पर यहाँ पे -x रह जाएगा, -x cos x है ना। और sin पावर 4, और यहाँ पर जब -x रखोगे तो पावर 4 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ cos पावर 4, और यहाँ पर x, ये वाले इस वाले पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क सिर्फ यहाँ पड़ रहा है, और जब सिर्फ यहाँ पड़ रहा है फर्क, तो भैया कुछ तो होने वाला है ना। -π/4 से +π/4, इसको 1 अपॉन क्या लिखोगे भाई, ये जो लिखा हुआ है 1/1 + e⁻x cos x, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 + 1/e⁻x cos x, और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं e⁻x cos x को ऊपर ले जाओ, e⁻x cos x, और नीचे e⁻x cos x + 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बस वही मैं यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। ये 1 + e⁻x cos x जो लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूं e⁻x cos x, और नीचे e⁻x cos x + 1। ऐसा लिखने से मुझे फायदा क्या होगा, हाँ कुछ फायदा नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलो ना, फायदा तो होगा ही, फायदा होगा, है ना। कोई काम बेकार नहीं जाता है ना, फायदा तो होगा, क्यों। अच्छा चलो ठीक है। तो अब देखो इसके बाद तुम ये करे, और इसके बाद इसको हमने इजी करके ये लिखा, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना। भाई ये दोनों एक ही चीज है ना, अब इन दोनों को थोड़ा ना जोड़ दोगे। तो आपने इस पर प्रॉपर्टी लगाया,
है ना, और ये मिला, इसको थोड़ा ठीक करके ऐसे लिख दिया, है ना। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों तो कॉमन, ठीक है, और 1 अपॉन ये और दिस अपॉन ये मिलकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, आपको मिलेगा 2i बराबर -π/4 से +π/4, और ये प्लस 1 अपॉन ये जो लिखा हुआ है सब करके ये पाओगे dx अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। सोचो कितना अच्छा मिल गया। अब तो इसको सॉल्व कर लो भाई, इन दोनों को तुम जोड़ोगे ना, जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 1 अपॉन ये और प्लस ये अपॉन ये, जब इन दोनों को जब तुम ऐसे ऐड कर दोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। हाँ, तो जो है 1 अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये जब करो, जब मिलेगा, और साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x तो भाई कॉमन है, इसको क्या करना है। तो 1 अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये मिलकर के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब तुम इस पे दिमाग लगाओ। समझ लो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि जब कभी भी आपको सोचना हो कोई प्रॉपर्टी के बारे में तो आप लोग यही प्रॉपर्टी सोचा करो, a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर इससे फायदा मिलता चला जा रहा तो पहले इसका फायदा लेते चले जाओ। आखिर कहां तक ये प्रॉपर्टी हमें फायदा देती है, पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे, और जब ये फायदा देना बंद कर दे तब हम इसके बाद कोई और प्रॉपर्टी लगाएंगे। याद रखना, पहले हम इसका पूरा फायदा निचोड़ के रख लेंगे, और जब ये फायदा देना बंद कर दे तब हम दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करके तब हम उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब इसके बाद फिर से a प्लस बी माइनस एक्स जब प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो पता चलता है a प्लस बी माइनस एक्स करने पे वही आ गया। जब वही आ गया और माइनस ए से प्लस ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, ठीक है। जब a प्लस बी माइनस एक्स करने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो पक्की बात है, और नीचे माइनस समथिंग और ऊपर प्लस समथिंग, माइनस ए से प्लस ए वाले फॉर्म में अगर लिखा होता है तो तुरंत जब ये ना फर्क पड़ रहा हो तो तुरंत समझ लो कि ये इवन या ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चन का कुछ है, मतलब इवन फंक्शन से आया। जब फर्क नहीं पड़ता तो इवन ही होता है, ठीक है। तो वास्तव में ये इवन है, तो इसको आप 2 × 0 से पाई, मैंने देखो उसी चीज को पढ़ाया है और थोड़ा माइंड सेट करने के लिए मैंने a प्लस बी माइनस एक्स का यूज किया था जब मैंने आपको पढ़ाया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियोडिक फंक्शन, अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी मैंने जब आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था a प्लस बी माइनस एक्स बार बार सोचा करो, जब इसका फायदा ना मिलता हुआ दिखाई दे तब तुम याद करो कि फिर क्यों ऐसा हो रहा है। जब इसका फायदा नहीं मिल रहा है और माइनस ए से प्लस ए लिखा है मतलब ये इवन फंक्शन है, तभी तो फायदा नहीं मिल रहा है। माइनस एक्स रखने पर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो माइनस एक्स रखने पर कब कुछ नहीं होता, जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स वाला प्रॉपर्टी लग रहा होता है। तो यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है a प्लस बी माइनस एक्स करने से, तो इसका मतलब 2 × 0 से π/4 dx अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x कर देंगे, ठीक है। चलो अब a प्लस बी माइनस एक्स कर रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं हो रहा, अब इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करते करते यहां तक पहुंचे और 2 को काट भी दो, i बराबर ये आ गया। तो अब i बराबर लिखेंगे 0 से π/4 dx अपॉन, इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है और ये तुमने बहुत बार किया होगा और इतनी बार यूज हो चुका है कि इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं। साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x पर बेस बहुत बार क्वेश्चन जेईई मेन में, एडवांस में, सब जगह तुम देखे होगे, ठीक है। तो फिलहाल dx अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2 ऐसा लिख देंगे इसको, ठीक है। और ये बन गया i बराबर 2 टाइम्स 0 से π/4, देखो कितनी प्रॉपर्टी यूज होती चली आ रही है ना, dx अपॉन कितना जाएगा, ये सही लिखा हुआ है ना, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब इसके बाद ऊपर नीचे डिवाइड कर दो उससे, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 0 से π/4 सेक स्क्वायर 2x और नीचे 2 सेक स्क्वायर 2x है ना, और माइनस tan स्क्वायर 2x है ना। पढ़ा है ना आप लोगों ने, जब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होता है तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते थे, बस वही सब फंडा लगा रहे हैं हम लोग और क्या। तो यहाँ पर गया 2 0 से π/4 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x और नीचे इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे 2x को हम t मान करके भी आगे बढ़ सकते हैं पर इसको ले चले कोई फर्क नहीं पड़ता,
1 प्लस टेन स्क्वायर 2x माइनस टेन स्क्वायर 2x, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर 2x, और नीचे कितना आएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर 2x, यही आ रहा है ना, देखो ध्यान से, या बस अब तुम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी का डेरिवेटिव ये है ना, tan 2x का डेरिवेटिव ये है ना। और इनफैक्ट ये जो 2 है इसको अंदर ले जाओ, ये जो 2 है इसको अंदर ले जाओ, मैं इसको अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में। अब यहाँ पर tan स्क्वायर 2x को t मान लोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan 2x को t जब मान लोगे, भाई यहाँ पर देखो ना, tan 2x को जब t मानोगे, tan 2x को जब t मानोगे तो sec स्क्वायर 2x इंटू 2 dx बराबर dt, एकदम सेट हो गया, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, 0 से जब हमने ये माना तो ये बन जाएगा dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, और जब तुमने ये माना इसी से तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज भी करोगे, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, और जब x बराबर पाई बाई 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्म बन गया, और ये 1/√2 tan इनवर्स t बाई √2 प्लस c, अरे c क्यों, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पर 1/√2 और ये पाई बाई 2 ही हो जाएगा माइनस 0, ऐसा करके भाई इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स से इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2√2। तो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। वैसे तुम ये कर सकते थे, मुझे करने की जरूरत नहीं थी, ये सब तुम आसानी से कर सकते थे। तुम्हें बस ये समझना था कि आखिर स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी का यूज करके हम कैसे इसको सही डायरेक्शन में ले जाएं। तो सबसे पहले a प्लस बी माइनस एक्स का यूज किया, थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा था, फिर जोड़ जाड़ करके हमने देखा कि e की पावर x cos x वाला जो टर्म है वो सब हट रहा है, ये आ गया, और इसको तुम बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर पाई बाई कितना जा रहा है, पाई बाई 2√2 इसका आंसर आ रहा है ना, पाई बाई 2√2, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पाई बाई 2√2, ये इसका आंसर फाइनल, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। चलो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अब ये देखो, ये कितना सुंदर क्वेश्चन, -1 से 1 लॉग के अंदर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अगर तुम लोगों ने इसको लगाया होगा तो इसको लगाते समय तुम लोग को फील हुआ होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा और ठीक ठाक है। वैसे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको डील करने के लिए आपको याद है एक्स बराबर कॉस 2 थीटा मानने की हैबिट पड़ी हुई है ना आपको। तो इससे फायदा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख देते हो तो भाई ये बन जाता है कितना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये कुल मिला के √2 साइन थीटा बन जाएगा ना भाई। अगर एक बार कॉस 2 थीटा रखोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये फार्मूला। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसी का तो फायदा लेना होता है हमें। जब ऐसा होता है तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो और एक चीज और, a प्लस बी माइनस एक्स, मैंने तुम लोग को बताया था a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज हम लोग सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी जब माइनस एक्स करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ 1 प्लस एक्स हो जाएगा भाई, x जगह माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के a प्लस बी माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये 2 × 0 से 1 पहले कर दोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इसको देखो, सबसे पहले -1 से 1 लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज किया तो ठीक है, वही आ रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 कर दिया, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 कर दिया। वैसे ये इवन फंक्शन के लिए होता है, और ये जो अंदर दिया हुआ है x जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये इवन फंक्शन है। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, ठीक है। x बराबर cos 2 थीटा ले लिया, तो dx बराबर -2 sin 2 थीटा। चूंकि लिखना अधिक था इसलिए मैंने इसको लिख दिया पहले से ही। तो -2 sin 2 थीटा d थीटा, इसका जब यूज करोगे तो ये कितना बन जाएगा, √2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था ना अंडर रूट के अंदर, तो अरे अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कुल मिला के √2 साइन थीटा, और यहाँ पे √2 कॉस थीटा आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो सिंपल सा काम ये कर रहे हैं हम लोग, और माइनस बाहर ले रहे हैं, ठीक है। और चूंकि 2 यहाँ पे लिखा था और dx में 2 एक और आ रहा तो -4 हो गया, ठीक है। ये माइनस साइन 2 थीटा है ना, -2 साइन 2 थीटा, तो -2 को बाहर ले लिया तो -2 × 2 4 हो गया, ठीक है।
चलो फिर इसके बाद क्या करना है, तो और जब ये तुमने किया तो एक्स वाई जब जीरो कर लिया तो 2 थीटा बराबर कितना जाएगा, जब यहाँ पे जीरो कर दिया तो 2 थीटा बराबर पाई बाई 2 और थीटा बराबर पाई बाई 4 यहाँ रख दिया, और जब ये 1 तो 2 थीटा बराबर 0। आपको पता है ना, जब आप x बराबर समथिंग मानते हो तो जिस वेरिएबल में मानते हो तो उसी वेरिएबल की वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे ही तुमने 1 रखा तो cos 2 थीटा बराबर 1, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 ऐसा कर दिया। और ये जो माइनस लगा हुआ इस माइनस को हटा लेते हैं, 0 से पाई बाई 4, नीचे 0 लिखा होना अच्छा लगेगा तो 0 से पाई बाई 4 करके पहले थोड़ा सिंपल कर दिया, ठीक है। और ये 0 से पाई बाई 4 तो हो गया, और साथ साथ हमने क्या किया, ये log a b लिखा हुआ है तो log a प्लस log b, लिमिट तो समझ में आ गई ना। हाँ, 0 से पाई बाई 4 अब होनी है, 0 से पाई बाई 4 सब कुछ करना है। इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, ठीक है। देखो ये अलग है वो अलग है, इसको log a प्लस log a और प्लस log b और sin 2 थीटा दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, अब ये तुम्हारी नई सिचुएशन है। अब देखो इसमें तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा बाई पार्ट से, इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन मान करके आप लोग बाई पार्ट इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। उसका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मगर बाई पार्ट इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन से क्या होता है, दिस इंटू इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई बाई 4, ठीक है, वो तो है ही है। और माइनस ऑफ, माइनस होता है याद करो, माइनस ऑफ फिर इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। और इसका इंटीग्रेशन cos 2 थीटा बाई 2, इसको माइनस cos 2 थीटा बाई 2, माइनस माइनस में प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे माइनस आ रहा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने डायरेक्टली। और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो भाई ठीक है, साइन 2 थीटा है ना, तो माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। और 4 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इधर तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा भाई, -4 log रूट 2 है ना, और पाई बाई 4 रख दोगे तो 0, और फिर यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ठीक है, -0 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस माइनस कट करके ये कितना जाएगा 2 log अंडर रूट 2, राइट वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर तुम इस पर ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने इस तरह से किया और 0 से पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 रखोगे तो कितना जाएगा, ये पाई बाई 4 रखोगे तो इस पूरे में यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है ना। और ये बड़ा सा 0 लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 0 जब रख दोगे तो यहाँ साइन 0 प्लस cos 0, तो log 1 आ जाएगा भाई, साइन 0 0 और cos 0 1 होता है, तो ठीक है, log 1 आ रहा है, log 1 भी 0, तो इधर वाला तो 0 हो गया, बचा अकेला ये। अब इसमें क्या करोगे, cos 2 थीटा, अब 2 कट गया ना, 2 और 4 ये है ना, तो 2 आ गया। अब इसको क्या लिखो, cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये कितना लिखेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा कट गया और cos थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, यहाँ पे लिखा है एक बार और आ गया, तो उसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको जब ओपन करोगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये चूंकि इतना ढेर सारा लिखना था यार, इसलिए मैंने यार पहले से ही लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद तुम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसको सोच समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाई बाई 4 प्लस है ना, ये सब कर लेना, देख लेना क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर 0, फिर है ना 0 रखा तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये सब करो रख करके आपने इसका आंसर निकाला, और ये पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 log 2 ln अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर फाइनल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस ln 2, ये इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर x बराबर बस cos 2 थीटा ने हमारा काम चला दिया। और देखो इस क्वेश्चन का पूरा फाइनल आंसर निकालने के लिए आपके पास प्रैक्टिस की ताकत होनी चाहिए, और प्रैक्टिस की ताकत कर लिया करो भैया। अगर मान लीजिए जैसे इतने ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 20% क्वेश्चन में भी खूब ढेर सारा लिखना है तो प्रैक्टिस जब होगी तभी तो वो कर पाओगे। हो सकता है एग्जामिनर ने ये भी चेक किया हो, ये भी सोचा हो कि भाई बच्चे को लिखने की हैबिट है कि नहीं, ढेर सारी चीज़ें करने की हैबिट है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस पहले से करके रखनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये वाला एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये बहुत सिंपल है, इसको सबसे लास्ट में रख रखा है। एक ये क्वेश्चन है और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मगर ये पूछा गया इसलिए मुझे कवर करना ही है आज।
तो ठीक है, इसे सॉल्व करने का तरीका तुम्हें पता ही है। ये -1 से 1 log √x² + 1 + x लिखा हुआ है। a + b - x प्रॉपर्टी का यूज कर दोगे तो log के अंदर √ के अंदर x² + 1 ये -x हो जाएगा। वैसे ये ऑड फंक्शन है, इसका आंसर 0 आने वाला है, पर हम a + b - x प्रॉपर्टी का यूज करके जोड़ के दिखाना है, ठीक है। तो 2i बराबर -1 से 1 log, जब इसको जोड़ोगे तो log a + log b बराबर log ab होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन दोनों जब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, x² + 1 - x², है ना। तो ये 1 बन जाएगा और कुल मिला के -1 से 1 0 dx और ये कुल मिला के 0 आएगा। तो 2i बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसे लास्ट में इसको लिया था मैंने। तो ठीक है, 0 हो गया आंसर, ठीक है। कुछ और बताने की जरूरत नहीं। एक और क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। i बराबर π/24 और 5π/24 dx 1 + 10। सोचो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन मिला होगा पेपर में, कितना सिंपल, और जिन बच्चों को वो वाला क्वेश्चन मिला होगा ln √1 - x, है ना। तो कोई किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन किसी पेपर में आसान है और उसी पेपर में कोई क्वेश्चन टफ भी है। तो इजी टफ सब मिला करके बराबर कर देते हैं ये लोग, है ना। एग्जाम में लोग बराबर कर देते हैं। और ये बात समझना कि ये वाला क्वेश्चन जिसमें आया था तो उनको बहुत फायदा हुआ होगा। तो भाई दूसरे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहे होंगे या थोड़ा सा बड़े रहे होंगे। चलो फिलहाल अब इसको सॉल्व करना है। a + b - x वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, π/24 tan x को पहले sin/cos में कन्वर्ट करते हैं। इसको लिखेंगे cos 2x की पावर 1/3 और नीचे cos 2x की पावर 1/3। बस जल्दी से कर देता हूँ, sin 2x की पावर 1/3 dx, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर्टी लगाएंगे a + b - x। चलो प्रॉपर्टी जल्दी से लगा दिया जाए। a + b - x जब यूज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x की पावर 1/3। अरे a + b कितना आएगा, पाई और ये हो जाएगा π/4 और यहाँ π/4 रखोगे। अरे देखो ना इस जगह पे cos 2 π/4 - x रखोगे, जहां पे x है वहां पे π/4 - x रखना है, इतना समझ लो। a + b - x मतलब, और a + b π/4 आ रहा है, ठीक है। तो π/4 - x रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, cos π/2 - 2x और ये sin 2x बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे sin 2x बन गया और नीचे यहाँ पे sin 2x और उधर cos 2x की पावर 1/3, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दो। तो 2i बराबर π/24 से 5π/24। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करके देख लो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 dx हो जाएगा बराबर x और π/24, है ना, 24 और इधर 5π/24 बराबर कितना जाएगा, 5π/24 माइनस π/24, ये कितना जाएगा 4π/24 बराबर π/12 नहीं π/6, ठीक है। तो 2i बराबर π/6, तो 2i बराबर π/6, तो i बराबर π/12 इसका आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन लास्ट के बहुत ही सिंपल थे, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिया लास्ट में, ठीक है। तो बाकी तो तुम लोगों ने समझ ही लिया है, तो π/12 इसका आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनमें कुछ सीधे क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा टेढ़े क्वेश्चन थे, पर सब कॉम्बिनेशन था, है ना। तो ये सब आप लोग कर करके रखिए, काम आएगा आप लोगों को एग्जाम में, है ना। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं।